नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में आप सभी का स्वागत है। पुलिस के सख्त तेवर और वर्दी की सख्ती जैसी खबरों को तो आपने सुर्खियां बनते अक्सर देखा होगा, लेकिन संकट के इस दौर में पुलिस वाले एक नई भूमिका भी निभा रहे हैं। कोरोना काल में पुलिस कई मौकों पर लीक से हटकर काम करती नजर आ रही है और अपने फर्ज के साथ दूसरों का भी ख्याल रख रही है। कोरोना काल में पुलिस की भूमिका किस तरह से बदली है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो इंदौर पुलिस ने पर्यावरण का संतुलन भी और सेहत भी नाम से एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं और ये काम खुद पुलिस कर रही है, क्योंकि इंदौर पुलिस लाइन में 440 परिवार रहते हैं। पहली और दूसरी लहर में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, अफसर और उनके परिजन संक्रमित हो चुके हैं और यही वजह है कि अब पुलिस कानून व्यवस्था तो देख रही है, लेकिन इसके साथ ही पौधे भी लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। कानून का पालन करवाने वाली पुलिस इन दिनों खेत में काम करती नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? दरअसल ये सारी जहदोजहद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए की जा रही है। कोरोना काल में पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे में उनको संक्रमण का ज्यादा खतरा है। इसलिए इंदौर के 25 पुलिसकर्मियों ने 1 बीघा जमीन में तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, आंवला और कालमेघ जैसी औषधीय पौधे लगाए हैं, ताकि हजारों पुलिसकर्मी औषधि और काढ़ा बनाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके। आरआई जय सिंह तोमर के मुताबिक ये तीसरी लहर की तैयारी है। व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है तो संक्रमण इतना प्रभावी नहीं होता है। इस तारतम्य में जिला पुलिस लाइन का जो परिसर है उसमें अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। मतलब जैसे तुलसी है तो तुलसी वन है, नीम वन है, नीम के पौधे लगाए गए हैं, गिलोय के पौधे लगाए गए हैं। ये ऐसे पौधे हैं अगर इनका व्यक्ति काढ़ा वगैरह बना करके पीता है तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और एक आयुर्वेदिक पौधे हैं जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रभावी है। खाकी की ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पुलिसकर्मियों ने अपने काम के साथ परिवार और साथियों को स्वस्थ रखने की पहल शुरू की है, ताकि महामारी से डरकर नहीं डटकर सामना कर सके। अधिकारियों के मुताबिक दवा के साथ औषधियों का उपयोग कर शरीर को मजबूत बनाना होगा। हमारे यहाँ पर लगभग 1 बीघा जगह में ये पौधे लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के पौधे हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा तुलसी, अश्वगंधा इनके बीज रोपे गए हैं। इन फ्यूचर बरसात आने वाली है, जब ये बीज से पौधे बनेंगे फिर इनको प्रत्यारोपित करके पौधे तैयार कराए जाए। अभी वर्तमान में हमारे 70 जवान संक्रमित हैं और लगभग हमारे 700 के समथिंग जवान ठीक हो गए। बीते साल जब से कोरोना संक्रमण काल शुरू हुआ, पुलिस दिन रात लोगों की मदद करने में जुटी रही। जरूरतमंदों को राशन, दवाइयां उपलब्ध कराना हो या इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाना, पुलिस तन मन धन से लोगों की सेवा में जुटी हुई है। और इस साल भी पुलिस लोगों की मदद करने के साथ ही अपने सहकर्मियों की बेहतर सेहत के लिए लीक से हटकर काम करती हुई नजर आ रही है। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। तो कोरोना के संकट काल में पुलिस प्रशासन की भूमिका में काफी बदलाव हमने देखा है, लेकिन वो किस तरह का बदलाव समझते हैं वो हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हरिनारायण चारी मिश्र जी, आईजी इंदौर संभाग, जुड़ गए हैं। इसके साथ ही एलन गर्ग जी, एसडीएम साहब है मेघनगर झाबुआ से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ सर। और चारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने इस कोरोना काल में, संकट काल में पुलिस की भूमिका को देखा है। आप अपना फर्ज निभाते हैं, खड़े रहते हैं, लोगों को समझाइश देते हैं, लेकिन अभी जो भूमिका है उसमें बहुत बदलाव भी हम देख रहे हैं। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाना हो, जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराना हो या फिर किसी भी तरह की मदद के लिए पुलिस आगे रह रही है। आप किस तरह का बदलाव इस वक्त इस संकट काल में अपनी भूमिका में देख रहे हैं, अपने स्टाफ की भूमिका में देख रहे हैं? पुलिस की सामान्य जो जिम्मेदारी होती है, हम जानते हैं कि एक बेहतर कानून व्यवस्था, अपराधों की रोकथाम जैसे प्रारंभिक जिम्मेदारियां होती हैं जी। लेकिन जब ऐसा संकट काल आता है जो कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, उसमें पुलिस की जिम्मेदारियों की परिधि बढ़ जाती है। उसमें उसकी सामाजिक उत्तरदायित्व और एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत पुलिस काम करती है। और आप देखेंगे तो पिछली बार जब समस्या आई थी और इस बार भी
इस चुनौती के दौर में पुलिस ने काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए हैं जी। अपनी जो रोज़मर्रा की जो चुनौतियां हैं उससे आगे जा कर के पुलिस ने लोगों की मदद की है। कई कई जगह जो मरीज हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाए हैं, कई जगहों पे उनकी दवाइयां और प्रारंभिक तौर पे जो इलाज हो सकते हैं, कई बार डायल 100 जैसी वाहनों में भी कई बार मरीजों को ले जाने की सूचना आई है और लोगों ने मदद की है। यानी कि पुलिस ने हर उस परिस्थिति में लगभग काम किया। बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनके खाने पीने की भी व्यवस्था पुलिस ने की है। ये समान तौर पे पुलिस की प्रारंभिक जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन इस आपातकाल में, इस चुनौती के दौर में पुलिस ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भी स्वीकार किया है। और इसके तहत जहाँ तक आपने आज की घटना का जिक्र किया, इसमें आवश्यक है कि पुलिस जो है मुख्य तौर पे बदली हुई परिस्थितियों में जिन औषधियों की बात हो रही है, जिन दवाओं की बात हो रही है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनका महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि इन दवाइयों के बदौलत हम बेहतर ढंग से अपने जवानों की मदद कर पाएंगे, दूसरे लोगों को मदद कर पाएंगे। हम इन औषधियों के बारे में जानते हैं, हम इन औषधियों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हम सामान्य तौर पर अपने जो खाली जगह है शायद ही हम इन्हें लगाते हों, खुद हम लगाने की जरूरत नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि प्रदेश स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी प्रतिदिन एक पौधे लगाने की अपील की है। पुलिस ने भी यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पे पुलिस लाइन में रक्षित निरीक्षक ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें लगभग 1 बीघा इलाके में इस तरीके के एक बड़े वन को लगाया गया है जिसमें इस तरह के सारे औषधीय पौधे हैं। और ये औषधीय पौधे एक वातावरण के लिए तो बेहतर है ही, एक परंपरागत तौर पे जो ऑक्सीजन है उसके लिए तो बेहतर है ही, लेकिन जो चिकित्सीय उपयोग है उस दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो जहाँ जगह खाली जमीन है उनके लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर हम करते हैं तो न सिर्फ वहाँ का माहौल बदलता है, बल्कि एक चिकित्सीय उपयोग करके हम बहुत सारे लोगों को ठीक से स्वस्थ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि हम देखते हैं पुलिस अपराध को रोकने का काम करती है, लोगों की सुरक्षा करती है, लेकिन इस संकट काल में भूमिका बहुत ज़्यादा बदलती हुई हमें नज़र आ रही है। एलन गर्ग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी सर, आप किस तरह से प्रशासन की भूमिका में इस वक्त बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस तो लोगों की सुरक्षा कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, कड़ी धूप में सड़क पर खड़ी होकर लोगों को समझाई दे रही है कि बेवजह घर से बाहर ना निकला जाए। आप लोगों की भूमिका भी हमने देखी, अधिकारियों की, आप भी अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड सेंटर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को समझाइश आप लोगों की तरफ से भी दी जा रही है। आप किस तरह का बदलाव इस वक्त देख रहे हैं? सबसे पहले वंसल न्यूज की टीम को और आदरणीय आईजी सर को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूं कि चूंकि कोविड संक्रमण शहरों में और खासकर गांव में विशेष रूप से फैल रहा है और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं और हमारे कलेक्टर महोदय श्री सोमेश मिश्रा जी एक ही बात पर लगातार चिंतित थे कि गाँव में कोरोना महामारी को बढ़ने से कैसे रोका जाए। इसके लिए बड़ी पीड़ा भी है और लोगों को ये भी है कि जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो उनका सर्वे घर घर तक कैसे पहुंचे और जो मेडिकल किट है जो उसमें उपलब्धि दवाइयाँ हैं जो उनको औषधि है जो कोरोना से निजात दिलाने के लिए आवश्यक है वो उनके घर तक कैसे पहुंचाई जाए। इसमें जो सर्वे में टीम में लगी हुई है उसको भी संक्रमित होने से बचाना है, साथ ही साथ उसके लिए आवश्यक है कि प्रभावी रूप से सर्वे भी हो पाए और मॉनिटरिंग हो पाए। इसके लिए मेरे विकास खंड में चूंकि मैंने सोचा कि 230 टीमें तैयार की 115 गाँव के लिए और यहाँ पर चूंकि ट्राइबल पीपल ज़्यादा हैं और उसमें ट्राइबल अवेयरनेस का पुट भी माननीय कलेक्टर महोदय ने दिया, क्योंकि पहले से ट्रिपल टी के कॉन्सेप्ट तो मध्य प्रदेश में चल ही रहा है, इसमें ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। इसमें ट्राइबल अवेयरनेस के पुट से चूंकि आदिवासी जनता है और थोड़ा सा अवेयरनेस उनके अंदर कम है, इसलिए उनको घर में जाके समझाइश भी देना है और उनका ट्रीटमेंट भी हो और उनका टेस्टिंग भी कराना है। इस संबंध में चूंकि प्रत्येक गाँव में 5 से 6 आशा कार्यकर्ताएं होती हैं और प्रत्येक गाँव में 5 से 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, तो इतने बड़े दल को एक साथ मैंने सोचा कि रियल टाइम में कैसे इनको सर्वे भी इनसे कराया जाए और बेहद प्लानिंग तरीके से उन तक दवाई भी पहुंचाई जाए। इसके लिए 115 गांव में रियल टाइम में यदि एक गांव में 2 टीमें काम करती हैं तो पूरे 115 गांव में 230 टीमें रियल टाइम में काम करेंगी और हमने ये प्लान बनाया और माननीय कलेक्टर महोदय के साथ साझा किया, जिसमें उन्होंने कुछ सुझावों के साथ उसका उत्साहवर्धन भी किया। जी बिल्कुल। चारी जी, मैं आपके पास आऊँगी सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना की जब पहली लहर आई थी उस समय भी पुलिस को हमने सड़कों पर खड़े मुस्तैद देखा था, अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाते देखा था। दूसरी लहर, इसके बाद ही अब तीसरी लहर की चेतावनी भी दी जा रही है। ऐसे में आप किस तरह से लोगों को समझाइश दे रहे हैं? क्योंकि जागरूकता तो फैलाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह घर से बाहर निकलते हैं, जो मानने को तैयार नहीं है। कैसे समझाइश दी जाती है सर?
देखिए, दो चीज़ें इसमें बड़ी आवश्यक हैं। जी। एक तो हम जानते हैं कि अभी तक दुनिया में जितने भी 4-5 बार ऐसी महामारियां आई हैं पिछले 500 सालों में, उनमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो दूसरी जो महामारी का जो दौर होता है वो सबसे ज़्यादा घातक होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि तीसरी लहर में हम इन चीज़ों को अच्छे ढंग से हर बार लगभग नियंत्रित किया गया है, तो उसके हिसाब से हमारी तैयारी बेहतर है। हम लोगों ने अब तैयारियां और व्यापक ढंग से शुरू की हैं। लेकिन दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है इसके लिए। एक तो लोग वर्तमान दौर में इसका ठीक ढंग से जो भी एक परिधि खींची जा रही है विभिन्न तरह के इस समस्याओं से बचने के लिए, उसका ठीक ढंग से पालन करें। और दूसरा जो वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन की जो मुहिम चलेगी, उसको हम लोग बड़े व्यापक स्तर पर उत्साह के साथ सभी लोगों को उसमें शरीक होना होगा। जो लोग उस आयु वर्ग की परिधि में आते हैं, यानी कि अभी 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं या फिर 45 वर्ष के ऊपर के लोग जिनकी दूसरी डोज बाकी है, उन्हें इसको बड़ी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है जिसके वजह से हम उसको रोक सकते हैं। एक तरह की इम्यूनिटी जो लोगों में डेवलप होगी। जिन देशों में अगर हम देख रहे हैं कि आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अमेरिका ने आज घोषणा की कि अब लोग मास्क नहीं लगाएंगे। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इस तरह की खबरें आई थी। कई देशों ने एक एक करके इस तरह की घोषणाएं की हैं। उनकी तह में जाए तो उनके तह में एकमात्र वैक्सीनेशन ही वो आधार है उनके आत्मविश्वास का, जिसकी बदौलत वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो हमें भी वैक्सीनेशन जो आने वाले दिनों में चल रहा है, कई बार खबरें आती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मन में इसको लेकर के शंका है। कई बार इनको लेकर के मन में तरह तरह के भ्रम और आशंका के बीज किसी ने बो दिए हैं। उन चीजों को ठुकराना होगा। हमें तर्क पर इस कसौटी को इसको देखना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। इंदौर जोन में पुलिसकर्मी है लगभग 10,000 के लगभग, और उसमें अगर हम देखें तो काफी बड़ी संख्या है, और इसमें लगभग हमारे 1300-1400 जवान जो है संक्रमित भी हुए। लेकिन अगर आप इसका आंकड़ा देखेंगे तो उसमें से 99% ठीक होकर के बिल्कुल मामूली समस्याओं से जूझने के बाद फिर घर गए, बिल्कुल सकुशल ठीक होकर घर गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह टीकाकरण है और कोई महत्वपूर्ण वजह नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में जो वैक्सीनेशन है उसको कितनी हम लोग अच्छे ढंग से कर पाते हैं, ज़्यादा फायदा लोग आगे बढ़ करके इसमें शरीक होते हैं, उस पर आने वाली तीसरी लहर का प्रभाव और उसका जो भी परिणाम हो सकता है वो काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। बहरहाल अभी काफ़ी प्रभावी ढंग से हर जगह मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे इंदौर जोन में तो काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ पे इसे लागू किया गया है। लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है, पॉजिटिव रेट घट रहा है, गिर रहा है। ठीक होकर जाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जनजीवन निश्चित तौर पे पिछले दिनों प्रभावित था, दुष्प्रभावित था, अस्त व्यस्त था, लेकिन तेजी से उतनी ही तेजी से सामान्य भी होता जा रहा है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो परहेज है, जो सावधानी है, जो एहतियात जो बार बार जिन पे जोर दिया जाता है, जिन्हें बार बार अंडरलाइन किया जाता है, उन चीज़ों से हम अभी उन चीज़ों को लेकर के हम अभी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। अभी वो वक्त नहीं आया है। हमें उतनी ही गंभीरता से इन सारी चीज़ों को लेना होगा, और शायद तभी हम इस मजबूती के साथ एकजुट होकर के इस समस्या से लड़ पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में कई तरह के भ्रम है। आपने ये बात कही कि वैक्सीन करवाना जरूरी है, और कुछ देशों का भी उदाहरण आपने दिया जहां वैक्सीन हुई है तो अब देखिए मास्क फ्री वहां पर लोग हो गए हैं। और इसके साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से एकजुट होकर ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। लेकिन सर इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि पुलिस के सामने भी चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। समझाइश आप दे रहे हैं, लोगों से अपील भी आपकी तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी तीसरी लहर में पुलिस के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। कैसे देखते हैं सर, और किस तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं जिन्हें आपको फेस करना है? इसके साथ ही आपका स्टाफ जो आप पर भरोसा करा हुआ है, उनका भी मनोबल आपको बनाए रखना है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी प्रथम पंक्ति में जो भी है, जिन्हें सबसे पहले चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे दूसरे हमारे प्रशासनिक साथी हो, सभी के लिए जो जिनका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन है इस तरह की समस्या से, उन्हें निश्चित तौर पे प्राथमिकता पर वैक्सीनेटेड तो किया ही गया है। साथ ही साथ आने वाले दूसरे चरण में उनके आत्मविश्वास को न रखते हुए हाल के दिनों में कुछ और ऐसी जो योजनाएं लागू की गई हैं, चाहे राहत राशि की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, निश्चित तौर पे ये उनका मनोबल बढ़ाएंगी। हालांकि संसाधनों की जहाँ तक बात है, पर्याप्त संसाधन और धीरे धीरे दिन पर दिन जो चिकित्सा संबंधी और बाकी जो हमारे सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में जो भी तत्कालिक तौर पे जो एक आप देखेंगे तो थोड़ी सी चुनौती का दौर जो बीच में बढ़ा था, उन चीज़ों पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा। आने वाले समय में बहुत तेज़ी से इन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है,
इसलिए लगता है कि दो कारणों से तीसरे चरण में चुनौती नहीं बनेगी ये समस्या। पहला तो ये कि उस समय तक अधिकांश लोग वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे, उस समय हर्ड इम्यूनिटी का स्तर काफी बेहतर होगा, बच्चों पर असर करेगा, लेकिन उस समय सामान्य तौर पर जो 10% बच्चे हैं जो 10 साल के कम हैं उन पर इनका असर नहीं होगा। जो बीच में जो किशोर वय के जो बच्चे हैं उन पर इनके असर की बात ज्यादा सामने आ रही है। तो एक बड़ा वर्ग चूंकि हर्ड इम्यूनिटी से, वैक्सीनेशन से या बहुत छोटे बच्चों के कारण इसके असर से, प्रभाव से मुक्त होगा, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि तीसरा जो चरण होगा ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन इसके कारण हमें अपने सावधानी के स्तर को बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता, हमें उतनी ही गंभीरता रखनी होगी और पूरी जो हमारी टीम है उसको लेकर के उतनी ही सतर्क है, उतनी ही संजीदगी से काम कर रही है और हम लोग पूरी तरीके से आने वाली चुनौती से भी निपटने में सक्षम होंगे। बिल्कुल, आने वाली चुनौतियों से भी निपटने में सक्षम होंगे और इसके लिए आप जैसे अधिकारी हैं, आप जैसे पुलिस की भूमिका जब निभा रहे हैं तो इसके साथ ही जनता का भी सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एलन गर्ग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं जब पुलिस प्रशासन पहुँचते हैं, क्योंकि आपके सामने भी इस तरह की खबरें आई होंगी कि आप कोई दुकानें लॉकडाउन में खुली हुई है, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा है, आप लोग जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर पथराव की खबरें भी सामने आती है, लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। और ऐसे में जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि पथराव हो रहा है, मारपीट अधिकारियों के साथ की जा रही है, तो जाहिर तौर पर आप लोगों का भी मनोबल डाउन हो जाता होगा। कैसे आप इन स्थितियों से निपटते हैं और क्या तैयारियां की जाती हैं? सबसे पहले तो जैसे नगर पालिका क्षेत्र देखें या ग्रामीण क्षेत्र देखें तो हम लोगों ने उसके लिए तैयारी की है कि इस तरह की घटनाएं पहले आई सामने। हालांकि इनसे निपटने के लिए हमने गाँव में, जो हमारा गाँव कोरोना मुक्त गाँव की पहल पर एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की, वहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाया ताकि उन लोग अपने स्तर पर अपने जो नीचे वाले कार्यकर्ता हैं या नीचे वाले जनमानस है उनको समझाएं कि इस तरह के पथराव, ये प्रशासन आपके लिए ही खड़ा हुआ है। और नगरीय क्षेत्र में देखें तो हम अनाउंसमेंट करवाते हैं कि आप घर के अंदर रहेंगे तो आप बहुत बड़ी महामारी से बच पाएंगे, यदि आप बाहर रहते हैं तो ये एक तरह से सुपर स्प्रेडर का युवा काम करते हैं। तो कई तरह से सख्त समझाइश भी दी जाती है, उनके लिए 2-4 घंटे के लिए चौकी में आए, स्थायी जेल में रखने के लिए समझाइश दी जाती है। और कई बार अनाउंसमेंट से पब्लिक समझती है, छोटे मोटे फाइन भी लगाए जाते हैं। कई बार हमारे नगर पालिका कर्मचारी हो गए, तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब और पूरी प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन का अमला साथ में उनको मास्क देना, समझाइश देना और आवश्यक रूप से तथाकथित यदि सख्ती करनी पड़ती है तो इन माध्यमों को अपनाते हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम ग्राउंड पर देखने में आ रहे हैं। बिल्कुल तैयार, क्योंकि प्रशासन का अमला हमेशा ही रहता है, जनता भले ही किसी तरह का बिहेव करे, ग्रामीण क्षेत्रों में हालात क्या है, लेकिन उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है। हरिनारायण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और जब आपको पता चलता है कि आपके स्टाफ में से कोई संक्रमित हुआ है तो कैसे आप उन स्थितियों से निपटते हैं? क्या किया जाता है उस वक्त जब आपको जानकारी मिलती है कि हमारा ही एक साथी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, या क्योंकि कई अधिकारी ऐसे हैं, कई कर्मचारी हैं पुलिस के जिनका कोरोना के चलते निधन भी हो गया है, कैसे निपटा जाता है सर? जी हाँ, एक चुनौती का दौर है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो चुनौती के प्रभाव को कम कर सके। जैसे कि हर थानों में जब गणना में जवान आते हैं तो उनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है जिसमें उनके टेम्परेचर को और उनका जो SpO2 है, जो ऑक्सीजन लेवल है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। लगातार सभी लोगों को वैक्सीनेशन तो लगभग सभी का हो ही चुका है। साथ ही साथ अगर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को अगर चिकित्सा संबंधी कोई समस्या है तो थाना प्रभारी तत्काल उसको चिकित्सालय में या जैसी भी जरूरत हो ऐसी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर जून में कहीं किसी को समस्या हो जाए चिकित्सा संबंधी तो इंदौर में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि उस जवान का, हमारे साथी का जो भी पुलिसकर्मी है उसको सही ढंग से उसकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, उसको चिकित्सा सुविधा लेकर के किसी भी तरह की असुरक्षा न हो। इन सारे बिंदुओं पर ध्यान में रखकर निश्चित तौर पे चिकित्सा सुविधा में संबंधी कोई समस्या ना आए, किसी तरह की मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, इसको लेकर के किसी भी तरह की असुरक्षा पैदा ना हो, इसके लिए हमारी टीम लगातार काम करती है। एक जरूर मैं समस्या का उल्लेख करना चाहूँगा जो पिछले दिनों आई है कि जवान, अधिकांश जवान चूँकि इसमें पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं तो उसमें से संक्रमित तो नहीं हुए, लेकिन जब वो घर गए और कई बार वो एसिम्प्टोमेटिक रूप में गए तो उनके परिवारजन बड़ी संख्या में संक्रमित हुए इस बार। तो इसलिए इस बार अभी कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों में जब वैक्सीनेशन हो रहा है और उस आयु वर्ग में अगर वो आ रहे हैं तो उनको भी
वैक्सीनेशन निश्चित तौर पे दिलवाया जाए, ताकि उनके परिवार के लोग भी बड़ी संख्या में इस समस्या से निजात पाएं। जी। बहरहाल आने वाले समय में सबको जागरूकता संबंधी जो महत्वपूर्ण, जो आधार संबंधी कई ऐसे आधारभूत मुद्दे हैं जिनका पालन करना हमारे लिए जरूरी है, उनका तो हमारे जवान पालन करें ही। जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी भीड़ भरे इलाके में जा रहे हैं, कहीं किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे कोई दूसरी जिम्मेदारी है, कोई अपराध का जगह है, तो वहाँ पे फेस शील्ड जरूर लगा के जाएं। इसको सभी जगह पूरे जोन में बड़ी सख्ती से लागू किया गया है। साथ ही साथ जो एहतियात के तौर पर चाहे सैनिटाइजर हो, मास्क हो, छोटी छोटी चीज़ें जो हम सबको पता है उसका वो सख्ती से पालन करें, इसके लिए किया गया है। अब मास्क में कोशिश की जाती है कि डबल मास्क का प्रयोग किया जा सके, सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो इन सब एहतियात के कारण लगातार संख्या गिरी है, अभी तो काफ़ी कम संख्या हो गई है। और अगर हम देखें तो गंभीर रूप से हमारे जवान बहुत ज़्यादा संक्रमित नहीं, वो बिल्कुल ठीक होकर के एहतियात के तौर पे जो उन्होंने एहतियात रखा और जो वैक्सीनेशन रहा उसके प्रभाव से काफ़ी हद तक ठीक रहे। फिर भी हमारे अगर जोन में देखें तो लगभग 5 साथी हैं जो शहीद हुए इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे काल में, और उन्होंने काफ़ी उसमें संघर्षपूर्ण एक दौर रहा। लेकिन इस चुनौती के दौर में, जो कि हम जानते हैं कि ये पूरे वैश्विक स्तर पर चुनौती का दौर चल रहा है जी। और चुनौती उस वर्ग के लिए विशेष तौर पे बढ़ जाती है जो इसका पहले लेवल पे सामना करता है, तो निश्चित तौर पे पुलिस उसके लिए मानसिक रूप से तैयार है। और आपने देखा, आपने जिक्र भी किया कि पुलिस न सिर्फ अपने जो व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं, अपराध कानून व्यवस्था और बाकी लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराना, इसके अलावा पुलिस ने कई जगह सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बेहतर ढंग से निभाते हुए एक सकारात्मक माहौल बनाया है। कई जगहों पे चिकित्सक बीमार लोगों की मदद की है, कई जगह उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया है, कई जगह मदद की है, कई जगह पीड़ित महिलाओं की मदद की है। कई बार ऐसी स्थितियां आई जो पुलिस ने आगे बढ़ करके अपनी व्यावसायिक परिधि से आगे बढ़ करके मदद किया और एक बेहतर मिसाल पेश किया। तो मुझे लगता है कि पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है, एक सकारात्मक ढंग से, बेहतर ढंग से काम कर रही है और आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए न सक्षम है बल्कि पूर्णतः मानसिक रूप से तैयार भी है। बिल्कुल सर, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है, लेकिन कुछ सवाल और हैं जो मैं आपसे समझना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि संक्षेप में आप दोनों मुझे जवाब दें। सवाल पहला यही है कि जब बड़ी संख्या में जवान संक्रमित हो रहे हैं, परिवार उनके संक्रमित हो रहे हैं और जाहिर तौर पर आप लोग फील्ड में रहते हैं तो परिवार को चिंता लगी रहती है, कैसे आप अपनी फैमिली को समझाइश देते हैं और जाते जाते क्या संदेश आप प्रदेश की जनता को देना चाहेंगे? मुख्य तौर पर यह चुनौती जो है स्थानीय स्तर पे नहीं है, ये चुनौती कोई एक देश की नहीं है बल्कि पिछले 100 सालों की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती के दौर में निश्चित तौर पे हमें काफ़ी उथल पुथल से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हम अपनी एक इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी जीवटता के बल पर हम जल्द ही इससे पूरी तरह से निपट रहे हैं। एक सकारात्मक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बस इससे जो आधारभूत चीज़ें जिनको बार बार दोहराया जाता है उनका हम सख्ती से, कठोरता से पालन करें और साथ ही साथ आने वाली चुनौती से निपटने के लिए हम वैक्सीनेशन जैसे मुद्दों पर सख्ती रखें। साथ ही साथ मैं ये भी दोहराना चाहूँगा कि पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कई दवाओं का गलत फर्जी उनके संस्करण आए, गलत तरीके से फर्जी रेमडेसिविर और इस तरह के मामलों का उत्पादन करके खपाने की कोशिश की गई। कई दवाओं का और मेडिकल उपकरणों का कृत्रिम संकट पैदा करने की कुछ जगह पर कोशिश की गई, लेकिन हालांकि उन चीज़ों में पुलिस ने बहुत ही सख्त कार्रवाई की है। इसमें मैं उल्लेख करना चाहूँगा, इसमें पूरे मामले के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार इसमें बहुत ही इसको सख्ती से लिया, बहुत सख्त निर्देश दिए और इसमें बड़ी सख्त कार्रवाई इसमें की गई है। इसमें सभी लोगों के खिलाफ 304 जैसे गैर इरादतन हत्या के मामले में कार्रवाई की गई। इसमें उनके अवैध संपत्तियों की भी जानकारी निकाली गई है, उसमें भी एक अलग टीम कार्रवाई कर रही है नगर निगम के साथ में। साथ ही साथ उसमें NSA की कार्रवाई की गई है, एक SIT गठित की गई है जो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। तो जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई हो रही है, बहुत सख्ती से कार्रवाई हो रही है। तो ये भी है कि इस तरह के मामलों में निश्चित तौर पे एक नागरिक के तौर पर हमें ऐसे संकट में, ऐसी परिस्थिति नहीं आने देना चाहिए अपने समाज में, और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो पुलिस उससे बहुत ही सख्ती से निपटेगी। बहरहाल पुलिस आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और एकजुट है और किसी भी चुनौती से घबराने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी चुनौती से और एकजुटता से काम करके इससे हम लोग सकारात्मक ढंग से आगे निकलेंगे और इस पे जीतेंगे। बिल्कुल, और इस जंग को जीतेंगे। एलन गर्ग जी, मेरा भी आखिरी सवाल यही आपसे है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे जाते आते सर? जैसे कि आपने बताया कि फैमिली भी सुरक्षित रहे और प्रशासन मुस्तैद भी रहे, इसी तर्ज पे ही हमने 230 टीमें बनाई थी ताकि 115 गाँव में
एक टीम को ज्यादा वर्कलोड न पड़े, लोड शेयरिंग हो जाए, ताकि जो टीम 10 बजे से 2 बजे तक काम करे वो 2 बजे से 6 बजे तक पूरे दिन आराम करे, और जो 2 बजे से 6 बजे तक करे वो पहली टीम उससे पूरी तरह से मुक्त रहे, ताकि पूरी तरह से प्रशासन प्रभावी रूप से सर्वे भी कर पाए, एज वेल एज सर्वे में लगी हुई टीमें हैं और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से आराम भी कर ले, उनकी भी फैमिली सुरक्षित रहे और सर्वे भी प्रभावी रूप से हो पाए। मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से आमजन को यही है कि आप लगातार घरों में रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क जरूर लगाएं, घर पर भी हैं तो यदि 3-4 से अधिक मेंबर हैं तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का और प्रशासन के दिए गए नियमों का पालन जरूर करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आप बंसल न्यूज़ के साथ जुड़े और इस खास चर्चा में शामिल हुए। लेकिन ज़रूरी है कि आप अगर हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर डटे हुए हैं तो आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिएगा, यही शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हरिनारायण चारी मिश्र जी हमसे बात करने के लिए। एलन गर्ग जी एसडीएम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पुलिस प्रशासन का अमला आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए सड़क पर इस वक्त खड़ा हुआ है ताकि हम घरों में सुरक्षित रह सके, कोरोना की जंग जीत सके। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमारा सहयोग भी उन्हें मिलना चाहिए और इसलिए ज़रूरी है कि उनका मोटिव डाउन नहीं होना चाहिए और उनका सहयोग हमें करना है, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।